सामान्य हिंदी। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, जैसे कि प्रतिधन उत्पन्नमति बराबर प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रति उपसर्ग से बने शब्द प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि और प्रतिकूल आदि हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। तो घर के जो पर्यायवाची है वो है निलय, ग्रह और आलय। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी में ग्रह दिया हुआ है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। घर के अन्य पर्यायवाची है निलय, ग्रह, आलय। गेह, निकेतन, सदन, आवास, निवास, अयन, आगार आदि ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिमित। तो दिए गए विकल्पों में से परिमित अमित शब्द का सही विलोम होगा। पांचवा प्रश्न है, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो ए है एक विदेशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः दिए गए विकल्पों में से लालटेन विदेशज शब्द होगा। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो विदेशी भाषा के हों विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि तुर्की, जापानी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषा के शब्द। छठा प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को। छायावादी युग के कवि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। वह प्रकृति को अपनी माँ मानते थे और समस्त रचनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी वह प्रकृति को ही मानते थे। यही कारण है कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है केस स्टडी, प्रश्न 7 से 9 तक। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु। अवश्यंभावी है, आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीरधारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा था, जो जन्म के साथ ही निर्धारित है। उससे भय कैसा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही है। फिर इस क्षणभंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया या धन भी खर्च नहीं किया है। तो सातवां प्रश्न है, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? तो इसका जवाब है मृत्यु अवश्यंभावी है, ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं? तो मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, ऑप्शन नंबर बी। पुराण और इतिहास इस बात के गवाह हैं कि मृत्यु जन्म से ही निर्धारित है, इससे कोई बच नहीं पाया, इससे बचने का कोई उपाय नहीं, चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी क्यों ना हो। नौवां प्रश्न है, क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है क्षण में भंग होने वाली, ऑप्शन नंबर एक। 10वां प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक, खड़ी बोली। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। खड़ी बोली को वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली ठेठ रूप में मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है।
11वां प्रश्न है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवधी का। दिए गए विकल्पों में मैथिली, मगही और भोजपुरी का संबंध बिहारी हिंदी से है, जबकि जो अवधी बोली का संबंध है वो है पूर्वी हिंदी से। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा अनैश्वर्य, ऑप्शन नंबर एक। ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य, दरिद्रता का होगा संपन्नता, वैभव का होगा दारिद्र्य, अर्जन का होगा व्ययन और संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण। तो ये सभी इसके विलोम होंगे। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा होगा जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला तो वो होगा जिज्ञासु। आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला तो वो होगा उत्साही। जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो तो वो होगा तत्पर। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला उत्साही, और जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो तो वो होगा तत्पर। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें जो संधि प्रयुक्त है वो है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। यदि विसर्ग से पूर्व आ और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा हा आए तो आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो यशोदा का हो जाएगा यशः धन दा, और मनोरथ का हो जाएगा मनः धन रथ। तो यशोदा और मनोरथ इन दोनों में विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थायी भावों की संख्या है 9। रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होती है। इन प्रवृत्तियों को स्थायी भाव कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव की चर्चा की थी, किंतु परवर्ती आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने निर्वेद नामक स्थायी भाव की चर्चा की, अतः स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। बाकी जो ये 3 पुरस्कार दिए हुए हैं इनमें है वर्तनी की अशुद्धि। अगला प्रश्न है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो स्वजाति शब्द का विलोम होगा वो होगा विजाति, ऑप्शन नंबर 2। स्वजाति शब्द का विलोम होगा विजाति। बाकी जो और शब्द हैं यति, तो यति का विलोम होगा गृहस्थ। वनस्थल का विलोम होगा मरुस्थल। छादन का विलोम होगा प्रकाशन, और तारुण्य का विलोम होगा वो होगा बार्धक्य। 18वां प्रश्न है, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो इसका जवाब है आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिनमें से कि 14 स्वर और 38 व्यंजन है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अति। अतीब शब्द में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अति धन ईव बराबर अतीब। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्युत्तम, अत्युक्ति, अत्यधिक आदि। अगला प्रश्न है 21वां, ठलुआ क्लब रचना किसकी है? तो यह है गुलाब राय की, ऑप्शन नंबर बी। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। यह एक निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय की अन्य निबंध इस प्रकार हैं, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। अगला प्रश्न है, यथा रुचि में कौन सा समास है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1,
अव्ययी भाव समास। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है, जैसे कि यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपट। बाकी जो मूर्खता, निद्रा और सुंदरता, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है कृदंत प्रत्यय का, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। बाकी प्रत्यय हैं जो दो प्रकार के होते हैं, पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय सदैव क्रियापदों के साथ जोड़े जाते हैं और जबकि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे संज्ञा पदों से जोड़े जाते हैं। तो पढ़ने वाला में जुड़ा हुआ है कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंख। अक्ष के जो अन्य पर्यायवाची है वो है लोचन, अक्षी, चक्षु, दृग, अंबक, चख, विलोचन आदि। तो ये हो जाएंगे आपके पर्यायवाची, आंख, अक्ष, इन सबके पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है भेद प्रकट होना, ऑप्शन नंबर एक। वाक्य प्रयोग, रमेश के किए गए घोटालों की कलई खुल जाने पर उसे कंपनी से निकाल दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है और आज अनाधिक सर्दी है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, आज बेहद सर्दी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक, व्यंग की। बाकी हास्य, अनंग और परिहास, ये तीनों सही है। व्यंग की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो है ए, व्यंग। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो वो होगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी। जो आशा से परे हो वो होगा आशातीत। अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक है तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी। इसका तद्भव होगा टीका। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम। जैसे कि अगला है अष्टादश, तो इसका तद्भव होगा 18। अक्षवाट का तद्भव होगा अखाड़ा और अग्रहायण का तद्भव होगा अघन। 31वां प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो यह अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 32वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, बंदर सभा, बकरी बिलाप आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। बाकी अध्याय, स्वदेश और अपराध, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। तो स्थापना हो गया स्त्रीलिंग शब्द और अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं संरचना, संगोष्ठी, सजा, सभा, समृद्धि, सहमति और सहायता। 34वां प्रश्न है, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम, ऑप्शन नंबर एक। रसाल, पिकबंधु, आम्र, सौरभ, सहकर, फलश्रेष्ठ, अमृतफल, अति सौरभ आदि सभी आम के पर्यायवाची हैं। बाकी जो इमली के पर्यायवाची हैं वो है अम्लिका, चिंचा, तेतर आदि।
नींबू के पर्यायवाची है निम्बुक, जंबीर, लेमू, जंतुमारी आदि। जामुन के पर्यायवाची है जम्बुल, जमाली, रामजन, जम्बू फल। 35वां प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जलद। जलद हो जाएगा तत्सम शब्द। और इसके अलावा हवा, पानी और बादल ये हो जाएंगे सभी तद्भव। हवा का तत्सम होगा वायु, बादल का तत्सम होगा बारिद और पानी का तत्सम होगा पानी। 36वां प्रश्न है इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है। तो यह ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में बा की ध्वनि ओष्ठ है, बा स्पर्शीय व्यंजन है तथा सघोष और अल्पप्राण वर्ण है। 37वां प्रश्न है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो वो है लड़का, ऑप्शन बी। जातिवाचक संज्ञा किसे किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय आदि। बाकी जो दुख है ये है भाववाचक संज्ञा, सेना है समूहवाचक संज्ञा और श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था। तो ये मिला था काशीनाथ सिंह को। काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेहन पर रघु, तो यानी कि काशीनाथ का जो उपन्यास है वो है रेहन पर रघु, जिसके लिए उनको भारत भारती पुरस्कार 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोध। दिए गए विकल्पों में क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध विशेषण शब्द हैं। आज का अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी दधि भात। दिए गए विकल्पों में दधि भात शब्द तत्सम शब्द युग्म नहीं है, जिसका शुद्ध तत्सम तद्भव शब्द दधि दही है। शेष सभी विकल्प जैसे कि मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, कर्म, विद्या तत्सम शब्द हैं।